Hello everyone, welcome to my YouTube channel Think Get Nexus. I'm Om Prakash Walhani and in this video we are going to explore the topic contextual use for vocabulary development. अच्छा, ये हमारे पास जो टॉपिक है contextual use for vocabulary development, ये हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश के अंदर टॉपिक है vocabulary से कनेक्टेड. ये vocabulary आप किस तरह से डेवलप करेंगे. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि ये टॉपिक क्या है और इसका मतलब क्या है, किस तरह से यूज होता है. So let's start. अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल यूज के हवाले से, तो कॉन्टेक्चुअल यूज से हमारे पास बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को सीख रहे हैं थ्रू सेंटेंसेस एंड सिचुएशंस. ठीक है, सेंटेंसेस और सिचुएशन से हमारे पास मतलब क्या है कि हमारे पास जो न्यू वर्ड्स आते हैं वो न्यू वर्ड्स बेसिकली हमारे पास जो सराउंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे ये सेंटेंसेस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे ये वर्ड समझना है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, न्यू वर्ड है मेरे लिए. तो इस वर्ड को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जो सराउंडिंग में ये जो वर्ड्स हैं, सराउंडिंग में ये जो इंफॉर्मेशन है, लर्निंग वर्ड्स थ्रू सिचुएशन, ये जो भी वर्ड्स हैं इनसे कनेक्ट करता हूँ और इनसे कनेक्ट करने के बाद मैं कॉन्टेक्चुअल यूज के थ्रू, मतलब कि जो सराउंडिंग है उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इस वर्ड को समझूंगा, इस वर्ड की जो मीनिंग है उस मीनिंग को समझूंगा. सो कॉन्टेक्चुअल यूज, आई होप यहाँ पे क्लियर है कि कॉन्टेक्चुअल यूज से सिंपल मतलब ये है कि आप न्यू वर्ड्स जो है या न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो आप गेन कर रहे हैं थ्रू सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप सीख रहे हैं, आसपास के सेंटेंसेस या आसपास की जो सिचुएशन या जो वर्ड्स हैं उनसे आप सीख रहे हैं. पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये है कि अंडरस्टैंडिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट क्लूज. कॉन्टेक्स्ट क्लूज हम बोलते ही इस चीज को है, मतलब कि जो सराउंडिंग में दूसरे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन है उसी चीज को हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज बोलते हैं. इसको हम आगे इसके कॉन्टेक्स्ट क्लूज के टाइप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं. वहां पे मैं आगे इसके हवाले से ज्यादा चीजें बताऊंगा. फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कि अंडरस्टैंडिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट क्लूज. आप कॉन्टेक्स्ट क्लूज के थ्रू ही जो है यहाँ पे मीनिंग जनरेट करते हैं. पॉइंट नंबर 3 हमारे पास ये है कि सीइंग हाउ वर्ड्स फंक्शन इन रियल कम्युनिकेशन. ठीक है, ये आपको हेल्प आउट करता है जब आप कॉन्टेक्चुअल यूज के थ्रू वोकेबुलरी सीख रहे होते हैं. यहाँ पे आप बेसिकली वोकेबुलरी आइसोलेशन में नहीं सीख रहे होते. आइसोलेशन से मकसद क्या है, जैसे कि हमने एक वर्ड जो है वो पढ़ा, हम उस वर्ड की मीनिंग याद करते हैं, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करते हैं. ठीक है, इस तरह से नहीं याद करें हम. कॉन्टेक्चुअल यूज के अंदर रियल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स किस तरह से यूज होते हैं, रियल सिचुएशंस के अंदर वर्ड्स किस तरह से यूज होते हैं, ये चीज हम बेसिकली सीख रहे होते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमें यही पता चल रहा है कि हाउ वर्ड्स फंक्शन इन रियल कम्युनिकेशन. ठीक है, रियल सिचुएशंस के अंदर वर्ड्स किस तरह से यूज हो रहे हैं ये हमें कॉन्टेक्चुअल यूज से पता चलता है. देन पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है कि मेक्स वोकेबुलरी इजियर टू रिमेम्बर. ठीक है, जब हम सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं वोकेबुलरी को, वर्ड्स हमारे पास यूज में आते हैं, तब वोकेबुलरी को याद करना आसान हो जाता है. अनलाइक जब हम मीनिंग याद करते हैं, सिनोनिम्स याद करते हैं, एक दो दिन तक याद होते हैं फिर भूल जाते हैं क्योंकि हम यूज नहीं कर पा रहे होते रियल सिचुएशन के अंदर या उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही होती. जबकि कॉन्टेक्चुअल यूज के अंदर हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो रियल यूज के अंदर आते हैं. दैट मीन्स के हमारे पास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रही है और जब प्रैक्टिस हो रही है इन वर्ड्स को या इस वोकेबुलरी को रिमेम्बर करना, याद करना काफी आसान रहता है. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन मेमोराइजेशन. हमें यहाँ पे चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती. जैसे मैंने यहाँ पे क्या बात की कि सराउंडिंग सेंटेंसेस जो हैं उन सराउंडिंग सेंटेंसेस या सराउंडिंग जो वर्ड्स हैं उनकी बेसिस पे हम मीनिंग जनरेट करते हैं. अगर हमें मीनिंग याद नहीं है, मेमोराइज नहीं भी है, तो भी हम सराउंडिंग सिचुएशन को ऑब्जर्व करके उस वर्ड की जो मीनिंग है उस मीनिंग को हम समझ सकते हैं. कैसे? कॉन्टेक्स्ट क्लूज की हेल्प से. और कॉन्टेक्स्ट क्लूज के कौन से टाइप्स होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखते हैं. दिस इज द इंट्रोडक्शन टू कॉन्टेक्चुअल यूज. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में रिकैप कर लेते हैं. कॉन्टेक्चुअल यूज से मतलब ये है कि जब आप वोकेबुलरी सीख रहे हों
सराउंडिंग वर्ड्स की हेल्प से, सेंटेंसेस की हेल्प से, या जो सराउंडिंग सिचुएशन है उस सिचुएशन की हेल्प से, उसको आप कॉन्टेक्सचुअल यूज बोलते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टेक्सचुअल यूज। आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने बात की कि हम टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्सचुअल क्लूज जो उनको पढ़ने वाले हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्सचुअल क्लूज के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक कॉन्टेक्सचुअल क्लूज होते हैं जो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्या है? जैसे एक वर्ड है, सही है, एक वर्ड है, उस वर्ड को यहाँ पे लिखा है, न्यू वर्ड है, उसकी मीनिंग हमें नहीं पता, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी दी जाती है। ये भी हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट क्लू है। इसका एग्जाम्पल हम फोटोसिंथेसिस से लेते हैं। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखें, ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आप देख लें फर्स्ट। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है ये यहाँ पे हमने यूज किया है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या लिखा है, डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है। अच्छा, सो मतलब कि ये न्यू वर्ड था, इस न्यू वर्ड को समझने के लिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है। सही है, अगर हमें फोटोसिंथेसिस वर्ड की मीनिंग नहीं पता, फिर भी हम जो इसके सराउंडिंग में ये जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वर्ड की मीनिंग क्या है। सही है। एक तो इस तरह के क्लूज आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने बात की, डेफिनेशन बेस्ड। अच्छा, डेफिनेशन के बाद दूसरे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्लूज की टाइप्स होती हैं सिनोनिम बेस्ड। ठीक है, अब जो यहाँ पे मतलब के वर्ड्स दिए गए हैं, अच्छा, अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स के साथ उनका एक कोई सिनोनिम जो है वो भी यूज हो रहा होता है। हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एग्जांपल नंबर 2, द चाइल्ड वाज इलेटेड एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर विनिंग द प्राइज। ठीक है, इलेटेड, इलेटेड ये वर्ड जो है, इस वर्ड की मीनिंग यही होती है कि एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये न्यू वर्ड यूज किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे एक्सट्रीमली हैप्पी, इसका जो सिनोनिम है ये सिनोनिम भी यूज किया गया है। मतलब कि अगर इस रिलेटेड वर्ड की मीनिंग हमें नहीं पता, हम भूल गए हैं या हमारे लिए न्यू वर्ड है, तो इसके साथ ये जो इसका सिनोनिम है, सिनोनिम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि रिलेटेड वर्ड की मीनिंग या मतलब क्या होता है। ये हमारे पास है टाइप नंबर 2 ऑफ कॉन्टेक्सचुअल क्लूज या कॉन्टेक्स्ट क्लूज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप नंबर 3 हमारे पास आता है एंटोनिम या फिर कंट्रास्ट। ठीक है, जिस तरह से सिनोनिम यूज किया गया, इसी तरह से किसी वर्ड के साथ में उसका एंटोनिम या उसका जो कंट्रास्ट अपोजिट जो है वो यूज किया जाता है। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जांपल नंबर 3, आगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर आप 3 देख लें। सॉरी, हाँ, अनलाइक हिज बॉइस्टरस ब्रदर अली वॉज काम एंड क्वाइट। ठीक है, अनलाइक हिज बॉइस्टरस ब्रदर अली वॉज काम एंड क्वाइट। अब यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, एक है बॉइस्टरस, दूसरा है काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट मतलब कि शांत रहने वाला, बिल्कुल जो एक अच्छा बच्चा बन के जो रहता है। ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट है बॉयस्टरस, मतलब कि शरारत करने वाला, शोर करने वाला बच्चा है। सही है। यहाँ पे बॉयस्टरस वर्ड, इसकी मीनिंग हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो सामने इसका एंटोनिम यूज किया गया है या इसका जो अपोजिट यूज किया गया है, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अली अगर काम एंड क्वाइट है, अनलाइक मतलब कि इसके अपोजिट बात की गई है, बॉयस्टरस है इसका ब्रदर, मतलब कि वो शोर करने वाला, शरारत करने वाला होगा। एंटोनिम्स की हेल्प से भी हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लूज जो उनको यूज करते हैं, एंटोनिम्स की हेल्प से भी हम वर्ड्स को समझ सकते हैं। ये हमारे पास टाइप नंबर 3 है। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप नंबर 4 पे एग्जाम्पल बेस्ड कॉन्टेक्स्ट क्लूज। ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ड कॉन्टेक्स्ट क्लूज की अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 4 पे यहाँ पे सेंटेंसेस है। ठीक है, नंबर 4, celestial bodies such as the sun, moon and stars fascinated ancient people। अब यहाँ पे आप देखें टर्म कौन सा यूज किया गया है, celestial bodies।
सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं उसके साथ यहाँ पे लिखा है सच एज, मतलब कि एग्जांपल्स दिए हैं द सन, द मून, स्टार्स। मतलब कि अगर इस वर्ड सेलेस्टियल बॉडीज की मीनिंग हमें नहीं पता तो हम इसके एग्जांपल्स जैसे सन, मून एंड स्टार्स, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन एग्जांपल्स के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं। वो बॉडीज जो लाइक स्काई में जो बॉडीज होती हैं या पार्ट्स होते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। सो मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्लूज मौजूद होते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम किसी न्यू वर्ड को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ये हमारे पास टाइप नंबर 4 था कॉन्टेक्स्ट क्लूज का। लास्ट थिंग इज इन्फेरेंस, ठीक है, अंदाजा लगाना एक तरह से और मीनिंग्स को जनरेट करना। इसका एग्जाम्पल हम लास्ट में इस तरह से लेंगे, after walking for 10 hours without water the travelers were exhausted। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अंदाजा लगाते हैं, डायरेक्टली कोई मीनिंग नहीं है। आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 आवर्स विदाउट वाटर, यहाँ पे बात क्या हो रही है, कोई एक पर्सन है या ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, ट्रेवलर्स हैं, वो बिना पानी के 10 घंटे तक चले हैं। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में वर्ड यूज किया गया है द ट्रेवलर्स वर एग्जॉस्टेड। अब 10 घंटे तक बिना पानी के चले हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, प्यासे होंगे, इस तरह से ही मीनिंग निकलेगी। और एग्जॉस्टेड वर्ड की मीनिंग यही है कि थक गए, बहुत ज्यादा थक गए। सो इसकी ये जो यहाँ पे लाइन है आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 आवर्स विदाउट वाटर, इसके बेसिस पे हम एग्जॉस्टेड वर्ड की मीनिंग जो है उसको इन्फर कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब होगा क्या, कि बहुत ज्यादा थके हुए। सो ये है हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लूज। मतलब कि अगर आप सराउंडिंग टेक्स्ट की बात करते हैं, सराउंडिंग टेक्स्ट के बेसिस पे मीनिंग समझने की बात करते हैं, सो वो आपके पास इन फॉर्म्स में होगा, या तो डेफिनेशन दी गई होगी, या सिनोनिम्स कहीं पे यूज किए होते हैं, या एंटोनिम्स होते हैं, या एग्जांपल्स जो है वो यूज किए गए होते हैं, या फिर आपके पास जो इन्फेरेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे आप मीनिंग को समझ सकते हैं। दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लूज। उसके बाद हम आगे देखेंगे वाई। अच्छा, वाई से मुराद ये है कि हम कॉन्टेक्सचुअल यूज जो है उसके थ्रू वोकैबुलरी क्यों सीखनी चाहिए हमें, ठीक है। हम आइसोलेशन में भी सीख रहे होते हैं, हमने वर्ड लिख लिया, वर्ड लिखने के बाद हम अब वहां पे क्या कर रहे हैं, वर्ड लिख लिया, उसका सिनोनिम लिख लिया, एंटोनिम लिख लिया, एग्जांपल लिख लिया, अब उसको हम याद तो कर रहे हैं, लेकिन दैट इज इन आइसोलेशन, रियल यूज में नहीं है। सो हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्टेक्सचुअल यूज जो है वोकैबुलरी उस तरीके से सीखने की जरूरत हमारे पास क्या होती है। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। सबसे पहली चीज, आपकी जो रीडिंग है एंड आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द टेक्स्ट वो नेचुरल बन जाती है। यहाँ पे हमने बात की कि कॉन्टेक्सचुअल यूज के अंदर हमारे पास एक नेचुरल एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। अच्छा, नेचुरल एक्सप्रेशन क्रिएट होता है, दैट मीन्स कि आप जो लैंग्वेज रीड कर रहे हैं, आप जो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं या जिसको समझ रहे हैं, वो रीडिंग और वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी एक नेचुरल फ्लो के अंदर आती है, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड। सो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी हद तक बढ़ भी जाती है। सो एक तो ये आपके पास बेनिफिट है कि आप नेचुरली जो है वो सीख रहे हैं, आप मतलब अगर बात करें रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी टेक्स्ट की वो नेचुरली हो रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट ये है कि इम्प्रूव्स राइटिंग विथ करेक्ट वर्ड चॉइस। आपकी वर्ड चॉइस सही होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंट सिनोनिम वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें भी स्लाइट डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं। अच्छा, वो स्लाइट डिफरेंसेस जो हैं वो बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होते हैं, ठीक है। हमें लाइक दो वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्टिल उनमें काफी हद तक डिफरेंस भी है। जैसे हम एम एंड गोल की बात करते हैं, एम एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। एम जो है वो लॉन्ग टर्म होता है और ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म और छोटी चीजों के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, सो मीन्स के दोनों की मीनिंग तो सेम ही है, मकसद, बट डिफरेंस आ रहा है। तो हमें कौन सी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा वर्ड चूज करना चाहिए राइटिंग के अंदर, इसमें भी
कॉन्टेक्स्ट क्लूज के थ्रू अगर हम सीख रहे हैं तो इसमें भी हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी, वर्ड चॉइस जो है हमारी वो काफी हद तक बेहतर होगी। तो ये हमारे पास रीजन नंबर 2 है कि हम कॉन्टेक्सचुअल क्लूज के थ्रू वोकैबुलरी क्यों सीखें। उसके बाद स्ट्रेंथेंस स्पीकिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग की अगर बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्पीकिंग, सो योर स्पीकिंग विल बिकम मोर एंड मोर गुड। आपकी स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी अगर आप कॉन्टेक्सचुअल क्लूज के थ्रू सीखते हैं। अब वहां पे क्या है, वहां पे कॉन्टेक्सचुअल क्लूज में आप ना सिर्फ वोकैबुलरी की मीनिंग समझ रहे हैं बट एक्चुअल में उन वर्ड्स का एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन सीख रहे हैं कि ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होती है, इस प्रोनाउंसिएशन के बाद आप इस वर्ड को सेंटेंस में यूज किस तरह से करते हैं, सेंटेंस में यूज करने के बाद आप इस वर्ड को किस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, कौन से एक्सप्रेशंस के साथ यूज करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो स्पीकिंग स्किल्स डायरेक्टली इंप्रूव हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है। ठीक है, सो ये हमारे पास रीजन नंबर 3 है। उसके बाद रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 4 के अंदर हमारे पास ये है कि इट इंक्रीजेस एबिलिटी टू इन्फर मीनिंग। इन्फेरेंसेस की बात की गई हमने जो लास्ट कॉन्टेक्सचुअल क्लूज में टाइप पढ़ा था, सही है, गैस करना, अंदाजा लगाना मीनिंग का, ये चीज हम अच्छे से कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें मेमोराइज करने की, वर्ड्स जो उनकी मीनिंग को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। हम नेचुरली उस मीनिंग को, लाइक उसकी जो सराउंडिंग टेक्स्ट है उनको देख के, ऑब्जर्व करके, उनसे कनेक्ट करके समझ सकते हैं। सो ये भी हमारे पास एक इसका एडवांटेज है कि हम क्यों सीखें वोकैबुलरी थ्रू कॉन्टेक्सचुअल यूज। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि ये हमें एग्जाम्स के लिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए एंड डेली यूज के लिए एक ही वक्त पे तैयार करता है। ठीक है, एग्जाम्स में हमें एक्सप्रेशन पे वर्क करना होता है, वर्ड चॉइस पे फोकस करना होता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी हमारा एक्सप्रेशन और फॉर्मेलिटी जो है उसका होना जरूरी है। डेली यूज में भी हमारे पास वेरियस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड्स यूज करने होते हैं। फॉर जनरल कम्युनिकेशन, डेली लाइफ से कनेक्टेड जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करना होता है, उनको समझना होता है। सो इसके लिए भी हमारे पास ये जो कॉन्टेक्सचुअल यूज है ये काफी हेल्पफुल रहता है। आपको एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करता है, आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी प्रिपेयर करता है एंड आल्सो फॉर डेली यूज जो वर्ड्स का है उसके लिए भी प्रिपेयर करता है। Okay, so these are some of the reasons why should we be learning vocabulary through contextual use. Okay, so ये हमारे पास reasons आ गए। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग हम जो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेज टू डेवलप वोकैबुलरी थ्रू कॉन्टेक्स्ट। आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अपनी वोकैबुलरी डेवलप करना चाहते हैं, सो वो किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए आप सबसे पहली चीज आप एक काम करें, बुक्स रीड करें, आर्टिकल्स होते हैं वेरियस, ठीक है, आप न्यूज आर्टिकल्स, आप गूगल पे आपको डिफरेंट न्यूज चैनल्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे या फिर न्यूज पेपर्स जो होते हैं उनमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं, मैगजीन्स वगैरह, वो आप रीड करें। सो उसके थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं। एंड स्टोरीज, ठीक है, ये आपको एक्टिवली रीड करने हैं। अगर आप अपना एक्सप्रेशन बेटर बनाना चाहते हैं, आप अपनी ग्रामर बेटर बनाना चाहते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसका जो उसकी जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल आप सही तरह से करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके लिए आप बुक्स रीड करें, आर्टिकल्स रीड करें, स्टोरीज रीड करें। आइडियाज भी आपके पास अच्छे आएंगे, बुक रीडिंग से नॉलेज भी इंप्रूव होती है। सो ये काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं बुक रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग एंड स्टोरीज के। सो आपके लिए यही सजेशन है कि अगर आप वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप बुक्स रीड करें, मैक्सिमम आर्टिकल्स रीड करें, स्टोरीज रीड करें। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा अगर हम तरीका देखें वो ये है कि आप आइडेंटिफाई करें अनफेमिलियर वर्ड्स को इन सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस ले आए, सेंटेंसेस पढ़ते जाएं, उनमें जो भी अनफेमिलियर मींस कि न्यू वर्ड्स हैं उन न्यू वर्ड्स की मीनिंग को आइडेंटिफाई करें, समझें कि कौन से अनफेमिलियर वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग को एक अंदाजा लगाएं एक तरह से कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है।
कॉन्टेक्स्ट क्लूज हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, शायद कहीं पे कोई डेफिनेशन हो या कहीं पे कोई एग्जांपल दिया गया हो, एंटोनिम सिनोनिम हो या कोई इन्फेरेंस हो, सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन होती है उससे कनेक्ट करके उन अनफेमिलियर वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो ये आपके पास दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आपके पास ये है कि गैस मीनिंग्स यूजिंग सराउंडिंग वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हमने अनफेमिलियर वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की बात की और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग वर्ड्स जो कॉन्टेक्स्ट है उसको इस्तेमाल करें और मीनिंग एक तरह से अंदाजा लगा रहे हैं कि इस वर्ड की मीनिंग जो है वो इस तरह से हो सकती है। तो ये आपके पास टाइप नंबर 3 है। उसके बाद नंबर 4 और 5 पे हम बेसिकली प्रैक्टिस के हवाले से बात करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास ये है कि आप लिखें सेंटेंसेस, न्यू वर्ड्स जो आप सीख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज करें, लिखें। आप लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी, वर्ड्स अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, या फिर रियल सिचुएशन के अंदर, ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में आप सेंटेंसेस लिखते जाएं, रियल सिचुएशंस के अंदर यूज करें। आप बात कर रहे हैं, बात करते वक्त उन वर्ड्स को इस्तेमाल करें। आप कहीं पे कुछ लिख रहे हैं ऐसे वगैरह, या एकेडमिक कोई राइटिंग है या जनरल कोई राइटिंग है, आप कहीं पे लिख रहे हैं या मैसेजिंग लाइक चैट कर रहे हैं कहीं किसी से, उस सिचुएशन के अंदर आप उन न्यू वर्ड्स को यूज करें। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफी बेहतर होती है, और प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी एंड आल्सो द क्वालिटी, दोनों चीजें इंप्रूव होगी वोकैबुलरी के हवाले से। सो ये है आपके पास नंबर 4 तरीका है कि आप सेंटेंसेस को लिखें न्यू वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। एंड लास्ट एंड नंबर 5 तरीका ये है कि आप डिस्कस करें या एक्सप्लेन करें उन न्यू वर्ड्स को दूसरों से। जैसे मैंने आज कोई एक वर्ड सीखा है, सही है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्ड है इस वर्ड को मैं और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि यस आज मैंने ये वर्ड सीखा है, इस वर्ड की मीनिंग XYZ इस तरह से है, इसको आप इस तरह से यूज करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। ठीक है, सो इस तरह से आप मतलब कि डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, दूसरे लोगों को समझाएं वो वर्ड, ये भी आपकी एक तरह से प्रैक्टिस है। सो इस तरह से आप ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी वोकैबुलरी डेवलप करना कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास था आज का लेक्चर अबाउट द वोकैबुलरी डेवलपमेंट थ्रू कॉन्टेक्सचुअल यूज। आज के लिए हमारे पास यही लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।